नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि फॉर्म वगैरह जो है वो फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चनों को कवर अप किया है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रही बात सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस जो है वो पूरे पुराने जैसा ही है, कुछ भी नया उसमें ऐड ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, तो 30 नंबर की बाल विकास और पेडागोजी रहेगी, 20 नंबर की हिंदी रहेगी और 10 नंबर की संस्कृत। टोटल मिला के हो गए 30, 20, 50 और 10, 60। ये 60 मार्क्स आपके बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से हैं और ये 60 में 60 ला सकते हैं आप, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सारे ही एक आध जो क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए, वरना ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और बस याद करना है और टिक करना है। कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको इसमें। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हो सकेगा तो नोट राइट डाउन करते चलिए आप लोग भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतरजात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। भाषा अनुकूल श्रेणी, भाषा अर्जन साधन या भाषा स्वीकार्य इच्छा या फिर भाषा अर्जन क्षेत्र। देखिए चॉम्स्की जो है वो भाषा से रिलेटेड थे, ठीक है, और उन्होंने भाषा अर्जन साधन जो है वो इसको बताया है। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब उच्चतम स्तर पूछा है तो कोई निम्न भी होगा, और जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से उनको ये दोनों चीजें पता होंगी कि उच्चतम और निम्न में कौन कौन से अधिगम आते हैं और टोटल कितने अधिगम इन्होंने दिए रखे हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, अगर जिसको नहीं पता है तो वो भी देख ले और अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है, देखिए सबसे पहले गैनी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम बताइए। गैनी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, किसकी है ये? गैने साहब की है। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी कब थी? 1965 में। ठीक है, इनकी बुक जो ये पब्लिश कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने अष्टपदी सोपान की दी है। क्या दी है? अष्टपदी सोपान की, जिसमें इन्होंने अधिगम के 8 लेवल बताए हैं। ठीक है, चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं पूरे 8 के 8। देखिए गैने द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य और विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। जिसमें सबसे पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में हम क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो उसने पहले एप्पल का डायग्राम देखा, फिर उससे वो समझ गया कि इस ये जो सिंबल है ये ए है, क्योंकि इससे क्या बन रहा है? एप्पल बन रहा है। ठीक है, तो उसने सिंबल अपने माइंड में बैठा लिया, जिससे इस अधिगम का नाम पड़ गया संकेत अधिगम। ठीक है, दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है वो दिया किसने था? वो दिया था थॉर्न डाइक ने। किसने दिया था? थॉर्न डाइक ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम दो तरीके के होते हैं, पहला होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। ठीक है, समझ गए? शाब्दिक और अशाब्दिक। फिर फोर्थ वन है शाब्दिक सहचर्य अधिगम। शाब्दिक सहचर्य अधिगम में क्या होता है? लंबी लंबी श्रृंखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसे कोई प्रोसेस बच्चों को बहुत लंबा लग रहा है, कोई आंसर बहुत लंबा लग रहा है, तो उसको उन्होंने पॉइंट वाइज बना दिया, तो बच्चों को याद करने में हो गई आसानी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? शाब्दिक सहचर्य अधिगम में।
विभेद अधिगम में क्या होता है? विभेद अधिगम में बच्चों को डिफरेंस करना सिखाते हैं, भेद भेद करना सिखाया जाता है। जैसे कोई बॉल रेड कलर की है, कोई येलो कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है, तो वो इन तीनों चीजों को डिफरेंशिएट कर पाए। या फिर कह सकते हैं कि जैसे अगर सारी गोल चीजें को वो बॉल ही समझेगा तो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए बॉल को बॉल समझ रहा है, ठीक है, लेकिन बड़ा सा कोई पत्थर है जो कि गोल है, अब उसको भी बॉल समझेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको चोट भी लग सकती है। ठीक है, इसीलिए इसमें हम उसको यह सिखाते हैं कि इसमें और इसमें थोड़ा सा विभेद है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम में क्या करते हैं, किसी एक घटना को हम बच्चों के माइंड में नामकरण के रूप में बैठा देते हैं। ठीक है, और फिर उसी के रूप में, उसी के आधार पर उसमें अधिगम सिखाया जाता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, सॉरी, संप्रत्यय के बाद सिद्धांत अधिगम पे आते हैं। सिद्धांत अधिगम में क्या होता है, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिससे वह इस सिद्धांत को वर्बल रूप से सीख सके और उनके अपने जीवन में अप्लाई कर सके उसको। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है बेटा, हम समस्या को हल करते हैं, नई प्रक्रिया सुलझाने में मदद होती है, और जो भी उसका परिणाम आता है उससे हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा करके अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया सारे। अब इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के फोर हैं, स्टार्टिंग के फोर जो हैं वो होते हैं निम्न स्तर। ठीक है, निम्न स्तर वाले होते हैं, और जो 5 से 8 तक के हैं ये होते हैं उच्चतम स्तर वाले। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था। क्वेश्चन में क्या था कि गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का उच्चतम स्तर बताइए, कौन सा था, तो हाईएस्ट लेवल हमारा कौन सा है, इसमें भी हमने पढ़ा था समस्या समाधान अधिगम, जो कि हाईएस्ट पे आता है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा था, जो हमने अगले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वाला संकेत अधिगम, सिंबल। ठीक है, ये सबसे निम्न स्तर का हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड ऑन हो सकता है कि जो गैने हैं, कौन है, गैने, गैने साहब कहाँ के निवासी हैं। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि पियाजे, पियाजे कहाँ के हैं, और बंडूरा साहब। ठीक है, ये तीन लोग जो हैं कहाँ कहाँ से हैं, तो आपको पता है पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, बंडूरा कहाँ के हैं, बंडूरा जो है वो कनाडा के हैं। सब लिख लीजिएगा आप, ताकि आपको आसानी रहे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो गैने कहाँ के हैं, गैने जो है वो अमेरिका के हैं, ये अमेरिकी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अष्टपदी सोपान आपको बता दी मैंने, गैने अमेरिकी हैं, प्याजे स्विट्जरलैंड के हैं, बंडूरा जो है वो कनाडा के हैं। अष्टपदी सोपान की दी किसने है, तो ये भी इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, गैने ने दी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संबंध में सही कथन है, विकास के संबंध में सही कथन है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। ठीक, तो विकास का संबंध बेटा किससे है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, वो किसी एक चीजों का सूचक या फिर एक चीज का परिवर्तन नहीं कहलाता। संपूर्ण पक्षों में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकास। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ जिसको बोला जाता है। किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक वीडियो हम इस पर भी लाएंगे कि किसने कौन सी चीजों को स्पेशलाइज्ड किया है। फिलहाल अभी देखिए इस वीडियो में जो ये आंसर है, इसका फोर्थ वाले का आंसर है वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन ने बोला है कि सीखने का जो आदर्श काल होता है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। ठीक है, अब यह कथन बताइए, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, यह कथन हरलॉक का है। ठीक है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये देखिए सीटेट वाले आ गए क्वेश्चंस।
सीटेट का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका ऑप्शन 3 है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, मूर्त मतलब क्या होता है ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मूर्त मतलब ठोस वस्तुओं का चिंतन। ठीक है, ठोस वस्तुओं का चिंतन। ठीक है, मूर्त मतलब क्या होता है, ठोस वस्तुओं का चिंतन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास। ठीक है, अब सामाजिक विकास की बात हो रही है तो समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना नहीं, पर्सनल ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, हाँ क्वाइट गुड, बट देखते हैं अभी आगे पढ़ते हैं। सामाजिक समूह बनाना, नहीं नहीं नहीं, ग्रुपिंग तो बिल्कुल नहीं, नहीं ग्रुपिंग नहीं चलेगी। ठीक है, ये भी गलत है। अनुकूलन, आत्मीकरण का और समायोजन, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन और आत्मीकरण और समायोजन, सॉरी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। राम के रूप में बालक अपने माता पिता का वास्तविक नया जीवन है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। राम के रूप में बालक अपने माता पिता का वास्तविक नया जीवन है। ठीक है, वास्तविक नया जीवन है। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत यानी कौन सा सिद्धांत फॉलो करता है, तो पहला है समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, मौलिकता का सिद्धांत या जीवन की अमरता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवन की अमरता का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, जीवन की अमरता का सिद्धांत। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। बीजमैन ने जनन द्रव्य का सिद्धांत देते हुए कहा, कोई संतान अपने माता पिता की प्रतिकृति है। इन्होंने यह सिद्धांत सिद्ध करते समय किसका प्रयोग किया था। देखिए, बीजमैन, दो क्वेश्चन यहां से आपको मैं बताऊंगा। पहला है बीजमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा था। बीजमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत, बीजमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत देखिए कौन सा था, जनन द्रव्य का सिद्धांत। ठीक, कौन सा, जनन द्रव्य का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, जनन द्रव्य का सिद्धांत। समझ गए, हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। अब इन्होंने जब यूज आई मीन जब ये सिद्धांत वो कर रहे थे, खोज कर रहे थे उसकी, तो उन्होंने किस पर ये चीज अप्लाई करी थी या किस किस पर खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो चूहों पर की थी। ठीक है, क्या करते थे ये चूहों पर, इन्होंने चूहों के जनन से पहले उनकी पूंछ काट देते थे, और जनन के बाद जब बच्चे पैदा होते थे तो उन्होंने देखा कि बच्चों की पूंछ जो है वो सामान्य रूप से ही विकसित हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने इससे यह तात्पर्य निकाला कि जनन द्रव्य का जो सिद्धांत है वो कहता है कि कोई सी संतान अपने माता पिता की प्रतिकृति या प्रतिलिपि, जिसको फोटोकॉपी बोलते हैं, ठीक है, वो होती है। इसका बाहरी वातावरण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नानी के गुण नातिन में प्रकट होते हैं, यह सिद्धांत है, जनन द्रव्य का है, मौलिक गुणों का है, समानता का है या संक्रमण का है। ठीक है, नानी के गुण नातिन में प्रकट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम है राधिका। ठीक, अब उनकी माता जी हैं, और उनकी माता जी की जो माता जी होंगी वही तो उनकी नानी होंगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए राधिका के अंदर उनकी नानी जी के गुण हैं। ठीक है, तो राधिका के अंदर अगर नानी जी के गुण हैं तो ये कौन सा है, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो ये है मौलिक गुणों का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो अप हो रहा है। ठीक है, नानी के गुण किस में दिखाई दे रहे हैं, नातिन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। जीवन के शुरुआत में माता पिता से आए कुल कितने गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्माण करने में सहायक होते हैं।
जीवन की शुरुआत यानी जब कोई जीवन की शुरुआत हो रही होती है, तो लिंग का जो निर्धारण होता है या निर्माण होता है, उसके लिए कितने गुणसूत्र चाहिए होते हैं? कोई बताएगा? कोई गेस? एनी गेस? कमेंट में गेस करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 11 का। देखिए, कई लोग कहेंगे 46, 23 के दो जोड़े बता देंगे, पर ये आंसर एकदम गलत है। ठीक है, अगर लिंग का निर्माण करने के लिए सिर्फ दो ही गुणसूत्र तो चाहिए। एक है एक्स एक्स और दूसरा है एक्स वाई। एक्स वाई किस में देखने को मिलता है? मेल में। और एक्स एक्स किस में देखने को मिलता है? फीमेल में। ठीक है, तो दो ही गुणसूत्र जरूरी होते हैं लिंग का निर्माण करने या लिंग का निर्धारण करने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 विच इज 2। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मानव जीवन की शुरुआत में प्रकृति के आधार पर जो गुणसूत्र योगदान करते हैं वे पहचाने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है जनन कोश व जायगोट के रूप में, जनन कोश व काय गुणसूत्र के रूप में, जायगोट व गुणसूत्र के रूप में, या फिर काय गुणसूत्र व लिंग गुणसूत्र के रूप में। इसका राइट आंसर है काय गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र के रूप में। काय गुणसूत्र को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? काय गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। और लिंग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं सेक्सोसोम्स। ठीक है, सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम्स, सॉरी सर, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इन्हीं दोनों लोगों के योगदान से ही पहचाने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बालक या बालिका के जन्म के लिए सुनिश्चित रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब कि उनके लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है? माता पिता दोनों, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिता। ठीक है, लिंग का निर्धारण करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होते हैं पिता। क्वेश्चन नंबर 14। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। अभिवृद्धि, ठीक है, ग्रोथ। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण है शरीर की आकृति में वृद्धि, हाँ जी। शरीर की लंबाई में वृद्धि, हाँ जी। शरीर के किसी अंग में वृद्धि, बिल्कुल। उपरिक्त सभी, हाँ बिल्कुल। ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए तीनों ही हमारी ऑप्शन होगी। राइट आंसर होगा हमारा लास्ट वाला। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, ठीक है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, समावेशी शिक्षा से अच्छे तरीके से अवगत होंगे आप लोग। चलिए देखिए, क्या है समावेशी शिक्षा? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ठीक है, शिक्षण का एक विशेष तरीका नहीं, विशेष बिल्कुल नहीं। कड़ी दाखिला प्रक्रिया जो है उसको बढ़ावा देना, बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, नहीं नहीं, कोई भी विशेष वर्ड ही नहीं यूज होगा। ठीक है, समावेशी का मतलब है सब मिलजुल के रहें। तो इसमें देखिए एक वर्ड आया है सभी प्रकार के बालकों को, तो ये हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सारे ऑप्शन सही लगते हैं। एलिमिनेट आपको करना है और राइट आंसर को चुनना है। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कि कौन सा तरीका गलत है, यानी बाकी तीन सही है। ठीक है, बच्चे को बिना रोके प्रकरण पर बात करना, बिल्कुल सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक, ये कुछ निगेटिव लग रहा है, मान्य करना, मना कर रहा है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, बिल्कुल सही। उसके प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। यानी ये तीन ऑप्शन तो सही है, चौथा ही गलत, आई मीन सेकंड वाला जो है वो गलत है। तो सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तभी आंसर करना है, वरना आते हुए गलत कराओगे। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ठीक है, किसने किया है? पियाजे ने। अब पियाजे की बात हो रही है तो भैया स्कीमा तो जरूर होगा। ठीक है, और किसी पर देखना ही नहीं है। पियाजे हैं तो स्कीमा ही, अब उन स्कीमा के ऊपर उन्होंने अवधारणा दी थी। अच्छा, स्कीमा होता क्या है? दो होते हैं, एक होता है स्कीमा और एक होता है स्कीम्स। ठीक है, स्कीमा और स्कीम्स। स्कीमा क्या होता है बेटा? हमारे दिमाग में सूचनाओं और
ज्ञान का जो व्यवस्थित ढांचा होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं, व्यवस्थित ढांचा। ठीक है, व्यवस्थित ढांचा, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, मानसिक संरचना भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, मानसिक संरचना। और स्कीम्स क्या होती है, स्कीम्स वो चीजें होती है बेटा जो डेली रिपीट होती है। क्या होती है, डेली रिपीट होती है। जैसे आप लोगों का इस समय सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चेक करोगे, फोन। कोई सुबह उठ करके क्या करेगा, सबसे पहले भगवान को नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा। ठीक है, भोग लगाएगा नहा धो करके। तो अपने अपने रूटीन है जो डेली रिपीट होते हैं, उसको हम स्कीम्स नाम देते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी विशेषता है। ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, किसकी बात हो रही है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की बात हो रही है। ठीक है, तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता के विकास के लिए निम्न अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। देखते हैं, पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अमूर्त के लिए औपचारिक ही होती है। ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए उसकी विशेषता क्वालिटी क्या है कि वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी सीटेट का एक बहुत चहेता टॉपिक है। जेडपीडी, इसका सिद्धांत किसने दिया था। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का हिंदी में नाम क्या है। ठीक है, बता सकता है कोई। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, सबका साथ सबका विकास वाला नहीं विकास। ठीक है, ये समीपस्थ विकास क्षेत्र, जेडपीडी। इसमें एक वर्ड यूज होता है एमकेओ। एमकेओ का फुल फॉर्म क्या है, एमकेओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल, KNOWLEDG। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, हो सकता है कोई आपसे कम भी हो। ठीक है, आप किसी के लिए ज्यादा हो और आपके लिए कोई ज्यादा समझदार है। ठीक है, तो आपका और इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जेडपीडी। कि आप इतना कर सकते हो, इतना सीख सकते हो, लेकिन अभी आप इस जोन पर नहीं पहुंचे हो, लेकिन सीख करके पहुंच जाओगे। उसी अंतर को हम क्या नाम देते हैं, सहायता देने से पहले। ठीक है, एक कुछ हेल्प लगती है। ठीक है, तब आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे। तो उस वो जो हेल्प के बिना आप यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हेल्प के बाद पहुंच गए। तो जो जिस पॉइंट पर थे और जिस पॉइंट पर पहुंच गए, उसी के बीच के डिफरेंस को ही जेडपीडी बोला गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया है। कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, बट आपको हेल्प लगेगी वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ये जो बंदा है ये आपके लिए एमकेओ का काम करेगा। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर किसी को पता है, बताइए अगर पता हो तो। जेडपीडी किसने दिया है, सीटेट अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता होगा। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है बेटा, वाइगॉत्स्की ने दिया है। किसने दिया है, वाइगॉत्स्की ने दिया है। बंडूरा जी ने क्या दिया है, पियाजे जी ने क्या दिया है, और स्किनर जी ने क्या दिया है। स्किनर का तो सबको पता होगा, बंडूरा जी का बताइए जल्दी से। इन्होंने क्या दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका, सामाजिक अधिगम का। ठीक, पियाजे ने क्या दिया था, पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और स्किनर ने क्या दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, समझ में आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सॉरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन से चार चीजें पता चल गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शंस ले करके चलने हैं, क्योंकि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये मौके बार बार मिलेंगे नहीं। पेपर 4 साल के बाद आया है, 2-3 साल हो गए हैं, तो बेहतर होगा कि ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करें हम लोग। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वंचित बालक। तो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, ठीक है, ये तो है। हमसे बोला है नहीं है, ठीक है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक डर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्यों है 2? क्योंकि उसको आधारभूत और सार्वभौमिक चीजों का अधिकार अगर आपने प्रदान किया होता तो वो वंचित होता क्या? नहीं होता, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि अगर उसको उस आधारभूत जो भी उसकी बेसिक नीड्स थी और उसके जो भी राइट्स थे, वो अगर आपने उसको प्रदान कर दिए होते तो वो वंचित होता ही नहीं, पढ़ रहा होता कहीं, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक को सीखने पर सबसे कौन सा कारक जो है वो सीखने पर सबसे कम प्रभावित करते हैं? पहला है थकान, आयु, रोग और लिंग भेद। इसका आंसर आप ही लोग बताइए क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, अगर थकान होगी तो आपको सीखने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। भाई एज का भी इफेक्ट पड़ता है। रोग के कारण भाई अगर आप बीमार हैं तो पढ़ाई मुश्किल ही है कि आप कर पाए। लिंग भेद ये कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है, ये सबसे कम प्रभावित करेगी, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? लिंग भेद। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, या बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं? देखिए, कौन सा कथन जो है वो सत्य है, वो आप लोग को भी पता चल गया होगा कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। आदर्श तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आदर्श और सोनाली के बीच यह चर्चा, अब चर्चा कर रहे हैं तो वाद विवाद होगा, वाद विवाद ये रहा, ठीक है। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, ठीक है, कि व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। क्या चीज? भाषा विकास, डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद इस चीज को ये दर्शा रहा है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? आपको पता होगा, 86वें संशोधन के बाद जो है वो शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में जानी जाने लगी है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बिने, चोम्स्की या मैस्लो? भाषा विकास, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के यूपी टेट में भी आया था और उसके लास्ट ईयर में भी आया था, ठीक है। लास्ट के लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था भाषा का। भाषा विकास से जो भी मनोवैज्ञानिक संबंधित है उनका नाम है चोम्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, आंतरिक दशा। देखिए आंतरिक दशा पूछ रहा है, आंतरिक दशा क्या होती है? अवधि होती है आंतरिक दशा? बिल्कुल नहीं। नवीनता? नहीं। आकार? बिल्कुल नहीं। रुचि, इंटरेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। भाई किसी का रसगुल्ला खाने का मन कर रहा होगा इस समय, वो उसकी आंतरिक दशा, उसका इंटरेस्ट है, पर्सनल, भाई सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि। भाई अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप आपका ध्यान जो है वो ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। भाषा क्या करती है बेटा? विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, गलत। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, गलत। हमारी विचार प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से नियंत्रित करती है, नहीं नहीं। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को वो इफेक्ट करती है। बात समझ में आती है आपको? चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल है कि भाई टेट की तैयारी करें या सुपर टेट की तैयारी करें? मेरे हिसाब से तो आपको सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए, टेट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, और जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से क्या दर्शाया जा रहा है? लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या लिंग स्थिरता? इसमें जो है वो रूढ़िबद्धता को ठीक दिखाया जा रही है, पुरानी विचारधारा को शो किया जा रहा है, ठीक है, जो कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब सब समान है। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन अवधि कब से कब तक की होती है बेटा? हम्म
6 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 6 से 11 वर्ष। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती हैं। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है या फिर पात्र होता है, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है वे विधियां जहां अधिगमकर्ता अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका फर्स्ट वाला जो है वो राइट आंसर है, कर्ता केंद्रित। ठीक है, चलिए आज के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे हो गए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिल सके और आप अपने यूपी टेट का जो सपना है सबका कि भाई अब अगली बार कब आए कब ना आए किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बार आया है, मौका है आपके पास, उस मौके को भुना लीजिए। ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।